भेद छिपा भी रहे तो क्या, मेरी अंतरा आत्मा मुझे सदा ना धिक्कारेगी? क्या मैं फिर किसी के सामने इसी दिलेर ढंग से ताक सकूंगा? क्या मेरे दिल में हमेशा एक चोर सा ना समाया रहेगा? लुईसा बोल उठी। संतरी, विनती का एक शब्द भी उसके मुंह से ना निकला। वह अब निराशा की उस सीमा पर पहुंच चुकी थी जब आदमी की वाक शक्ति अकेले शब्दों तक सीमित हो जाती है। मैंने सहानुभूति के स्वर में कहा, बड़ी मुश्किल मामला है संतरी, मेरी इज्जत बचा लो। मेरे सामर्थ्य में जो कुछ है वह तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ। मैंने स्वाभिमान पूर्वक कहा, मिस लुईसा, मुझे लालच ना दीजिए। मैं लालची नहीं हूँ। मैं सिर्फ इसलिए मजबूर हूँ कि फौजी कानून को तोड़ना एक सिपाही के लिए दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म है। क्या एक लड़की के सम्मान की रक्षा करना नैतिक कानून नहीं है? क्या फौजी कानून नैतिक कानून से भी बड़ा है? लुईसा ने जरा जोश में भरकर कहा। इस सवाल का मेरे पास क्या जवाब था? मुझे कोई जवाब ना बन पड़ा। फौजी कानून अस्थायी परिवर्तनशील होता है, परिवेश के अधीन होता है। नैतिक कानून अटल और सनातन होता है, परिवेश से ऊपर। मैंने कायल होकर कहा, जाओ मिस लुईसा, तुम अब आजाद हो। तुमने मुझे लाजवाब कर दिया। मैं फौजी कानून तोड़कर इस नैतिक कर्तव्य को पूरा करूंगा। मगर तुमसे केवल वही प्रार्थना है कि आगे फिर कभी किसी सिपाही को नैतिक कर्तव्य का आदेश न देना, क्योंकि फौजी कानून है। फौज किसी नैतिक, आत्मिक या ईश्वरीय कानून की परवाह नहीं करता। लुईसा ने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और एहसास में डूबे हुए लहजे में बोली, संतरी, भगवान तुम्हें इसका फल दे। मगर फौरन उसे संदेह हुआ कि शायद यह सिपाही आइंदा किसी मौके पर यह भेद ना खोल दे। इसलिए अपने और भी इत्मीनान के ख्याल से उसने कहा, मेरी आबरू अब तुम्हारे हाथ है। मैंने विश्वास दिलाने वाले ढंग से कहा, मेरी ओर से आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। कभी किसी से नहीं कहोगे ना? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, जीते जी कभी नहीं। अब मुझे इत्मीनान हो गया संतरी। लुईसा तुम्हारी इस नेकी एहसान को मौत की गोद में जाते वक्त भी ना भूलेगी। तुम जहाँ रहोगे, तुम्हारी यह बहन तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करती रहेगी। जिस वक्त तुम्हें कभी जरूरत हो, मेरी याद करना। लुईसा दुनिया के उस पर्द पर होगी, तब भी तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर होगी। वह आज से तुम्हें अपना भाई समझती है। सिपाही की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब उसे एक खिदमत करने वाली बहन की जरूरत होती है। भगवान न करे तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मौका आए। अगर आए तो लुईसा अना फर्ज अदा करने में कभी पीछे ना रहेगी। क्या मैं अपने नेक मिजाज भाई का नाम पूछ सकती हूँ? बिजली एक बार चमक उठी। मैंने देखा लुईसा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। मैं बोला, लुईसा, इन हौसला बढ़ाने वाली बातों के लिए मैं तुम्हारा हृदय से कृतज्ञ हूँ। लेकिन मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह नैतिकता और हमदर्दी के नाते कर रहा हूँ। किसी इनाम की मुझे इच्छा नहीं है। मेरा नाम पूछकर क्या करेगी? लुईसा ने शिकायत के स्वर में कहा, क्या बहन के लिए भाई का नाम पूछना भी फौजी कानून के खिलाफ है? इन शब्दों में कुछ ऐसी सच्चाई, कुछ ऐसा प्रेम, कुछ ऐसा अपनापन भरा हुआ था कि मेरी आंखों में बरबस आंसू भर आए। बोला, नहीं लुईसा, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि इस भाई जैसे सलूक में स्वार्थ की छाया भी न रह पाए। मेरा नाम श्रीनाथ सिंह है। लुईसा ने कृतज्ञता व्यक्त करने के तौर पर मेरा हाथ धीरे से दबाया और थैंक्स कहकर चली गई। अंधेरे के कारण बिल्कुल नजर न आया कि वह कहाँ गई और न पूछना ही उचित था। मैं वहीं खड़ा खड़ा इस अचानक मुलाकात के पहलुओं को सोचता रहा। कमांडिंग अफसर की बेटी क्या, एक मामूली सिपाही को, और वह भी जो काल आदमी हो, कुत्ते से बदतर नहीं समझती। मगर वही औरत आज मेरे साथ भाई का रिश्ता कायम करके फूली नहीं समाती थी। इसके बाद कई साल बीत गए। दुनिया में कितनी ही क्रांतियां हो गई। रूस की जार शाही मिट गई। जर्मन को कैंसर दुनिया के स्टेज से हमेशा के लिए विदा हो गया। परातंत्र की एक शताब्दी में जितनी उन्नति हुई थी, उतनी इन थोड़े से सालों में हो गई। मेरे जीवन में भी कितने ही परिवर्तन हुए। एक टांग युद्ध के देवता की भेंट हो गई, मामूली से लेफ्टिनेंट हो गया। एक दिन फिर ऐसी चमक और गरज की रात थी। मैं क्वार्टर में बैठा हुआ कप्तान नाक्स और लेफ्टिनेंट डॉक्टर चंद्र इंद्र की इस घटना की चर्चा कर रहा था। मैं क्वार्टर में बैठा हुआ कप्तान नाक्स और लेफ्टिनेंट डॉक्टर चंद्र सिंह से इस घटना की चर्चा कर रहा था जो 10-12 साल पहले हुई थी। सिर्फ लुईसा का नाम छिपा रहा था। कप्तान नाक्स को
इस चर्चा में असाधारण आनंद आ रहा था। वह बार बार एक एक बात पूछता और घटनाक्रम मिलाने के लिए दोबारा पूछता था। जब मैंने आखिर में कहा कि उस दिन भी ऐसा ही अंधेरी रात थी, ऐसी ही मसूलाधार बारिश हो रही थी और यही वक्त था, तो नाक्स अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और बहुत उद्विग्न होकर बोला, क्या उस औरत का नाम लुइसा तो नहीं था? मैंने आश्चर्य से कहा, आपको उसका नाम कैसे मालूम हुआ? मैंने तो नहीं बताया, पर नाक्स की आंखों में आंसू भर आए। सिसकियां लेकर बोले, यह सब आपको अभी मालूम हो गया? पहले यह बतलाइए कि आपका नाम श्रीनाथ सिंह है या चौधरी? मैंने कहा, मेरा नाम श्रीनाथ सिंह है। अब लोग मुझे सिर्फ चौधरी कहते हैं, लेकिन उस वक्त चौधरी के नाम से मुझे कोई न जानता था। लोग श्रीनाथ कहते थे। कप्तान नक्स अपनी कुर्सी खींचकर मेरे पास आ गए और बोले, तब तो आप मेरे पुराने दोस्त निकले। मुझे अब तक नाम के बदल जाने से धोखा हो रहा था, वरना आपका नाम तो मुझे खूब याद है। हाँ, ऐसा याद है कि शायद मरते दम तक भी ना भूलूं, क्योंकि यह उसकी आखिरी वसीयत है। यह कहते कहते नाक्स खामोश हो गए और आंखें बंद करके सर मेज पर रख लिया। मेरा आश्चर्य हर क्षण बढ़ता जा रहा था और लेफ्टिनेंट डॉक्टर चंद्र सिंह भी सवाल भरी नजरों से एक बार मेरी तरफ और दूसरी बार कप्तान की चेहरे की तरफ देख रहे थे। 2 मिनट तक खामोश रहने के बाद कप्तान नाक्स ने सर उठाया और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्यों लेफ्टिनेंट चौधरी, तुम्हें याद है एक बार एक अंग्रेज सिपाही ने तुम्हें बुरी गाली दी थी? मैंने कहा, हाँ खूब याद है। वह कारपोरल था। मैंने उसकी शिकायत कर दी थी और उसका कोर्ट मार्शल हुआ था। वह कारपोरल के पद से गिरकर मामूली सिपाही बना दिया गया था। हाँ, उसका नाम भी याद आ गया, कृपया क्रूप। कप्तान नाक्स ने बात काटते हुए कहा, उसकी और मेरी सूरत में आपको कुछ मेल दिखाई पड़ता है? मैं ही वह कृपिन हूँ। मेरा नाम सी नाक्स है। जिस तरह उन दिनों आपको लोग श्रीनाथ कहते थे, उसी तरह मुझे भी कृपिन कहा करते थे। अब जो मैंने गौर नाक्स की तरफ देखा तो पहचान गया, बेशक वह कृपिन ही था। मैं आश्चर्य से उसकी ओर ताकने लगा। लुइसा से उसका क्या संबंध हो सकता है, यह मेरी समझ में उस वक्त भी न आया। कप्तान नाक्स बोले, आज मुझे सारी कहानी कहनी पड़ेगी लेफ्टिनेंट चौधरी। तुम्हारी वजह से जब मैं कारपोरल से मामूली सिपाही बन गया और जिल्लत भी कुछ कम न हुई, तो मेरे दिल में ईर्ष्या और प्रतिशोध की लपटें सी उठने लगी। मैं हमेशा इसी फिक्र में रहता था कि किस तरह तुम्हें जलील करूं, किस तरह अपनी जिल्लत का बदला लूं। मैं तुम्हारी एक एक हरकत को, एक एक बात को ऐब ढूंढने वाली नजरों से देखा करता था। इन 10-12 सालों में तुम्हारी सूरत बहुत कुछ बदल गई और मेरी निगाहों में भी कुछ फर्क आ गया है, जिसके कारण मैं तुम्हें पहचान ना सका। लेकिन उस वक्त तुम्हारी सूरत हमेशा मेरी आंखों के सामने रहती थी। उस वक्त मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना यही थी, किसी तरह तुम्हें भी नीचे गिराऊं, और अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं तुम्हारी जान लेने से भी बाज ना आता। कप्तान नाक्स फिर खामोश हो गए। मैं और डॉक्टर चंद्र सिंह टकटकी लगाए कप्तान नाक्स की तरफ देख रहे थे। नाक्स ने फिर अपनी दास्तान शुरू की। उस दिन रात को जब लुइसा तुमसे बात कर रही थी, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ तुम्हें दूर से देख रहा था। मुझे उस वक्त मालूम हुआ कि वह लुइसा है। मैं सिर्फ यह देख रहा था कि तुम पहरा देते वक्त किसी औरत का हाथ पकड़े उससे बातें कर रहे हो। उस वक्त मुझे जितनी पाजीपन से भरी हुई खुशी हुई, वह बयान नहीं कर सकता। मैंने सोचा अब इसे जलील करूंगा। बहुत दिनों के बाद बच्चा फंसे हैं, अब किसी तरह ना छोड़ूंगा। यह फैसला करके मैं कमरे से निकला और पानी में भीगता हुआ तुम्हारी तरफ चला। लेकिन जब तक मैं तुम्हारे पास पहुंचा, लुइसा चली गई थी। मजबूर होकर मैं अपने कमरे में लौट आया, लेकिन फिर भी निराश ना था। मैं जानता था कि तुम झूठ ना बोलोगे, और जब मैं कमांडिंग अफसर से तुम्हारी शिकायत करूंगा तो तुम अपना कसूर मान लोगे। मेरे दिल की आग बुझाने के लिए इतना इत्मीनान काफी था। मेरी आरज़ू पूरी होने में अब कोई संदेह न था। मैंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन आपने मेरी शिकायत तो नहीं की, क्या बाद में रहम आ गया? नाक्सा ने जवाब दिया, जी रहम किस मरदूत को आता था। शिकायत ना करने का दूसरा ही कारण था। सवेरे होते ही मैंने सबसे पहला काम यही किया कि सीधे कमांडिंग अफसर के पास पहुंचा। तुम्हें याद होगा, मैं उनके बड़े बेटे राजर्स को घुड़सवारी सिखाया करता था।